जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी हिपैटो रीनल सिंड्रोम। हिपैटो रीनल सिंड्रोम का क्या मतलब है? हिपैटो रीनल सिंड्रोम का मतलब है कि वो सिंड्रोम जिसमें आपका लीवर और आपके किडनीज इन्वॉल्व हो। यानी अगर लीवर में डिसफंक्शन हुआ है तो उसके रिजल्ट में आपके किडनीज डैमेज हो जाएं, या अगर किडनी में कोई इशू हुआ है तो उसका इफेक्ट आपके लीवर पे आए, तो इसको हम हिपैटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। ये बेसिकली एक पोटेंशियली रिवर्सिबल किडनी फेलियर है, जो कि उन पेशेंट्स में होता है जिनमें लीवर फेल हो जाए, यानी एडवांस हिपैटिक लीवर फेलियर हो, एक्यूट और क्रॉनिक लीवर डिजीज के पेशेंट्स हो, जिन पेशेंट्स में पोर्टल हाइपरटेंशन हो, या वो पेशेंट्स जिनमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो। ये सिंड्रोम उन पेशेंट्स में होता है। ये सिंड्रोम तब होता है जब आपकी सप्लांक्निक सर्कुलेशन के वेजोडाइलेटर्स और आपके किडनी के वेजोकंस्ट्रिक्टर्स का जो बैलेंस है वो खराब हो जाए। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसके पैथोजेनेसिस में क्या आता है। HRS जो है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन और marked abnormalities in the arterial circulation and endogenous vasoactive systems. In the kidney, there is pronounced vasoconstriction resulting in low GFR. यानी किडनी में हमेशा वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से GFR जो है वो लो हो जाएगा, और सप्लांक्निक सर्कुलेशन में आर्टीरियोलर वेजोडाइलेशन होगी, जिसकी वजह से सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी और आर्टीरियल हाइपोटेंशन होगी। जब भी लीवर फेलियर या पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है तो उसमें एंडोटॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होते हैं और वो ट्रांसलोकेट करते हैं वेसल्स में, तो उनकी वजह से वहाँ पे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन होती है और वेजोडाइलेटर्स प्रोड्यूस होते हैं। उन वेजोडाइलेटर्स में नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्लूकागॉन होते हैं। ये वेजोडाइलेटर सप्लांक्निक सर्कुलेशन में जाके वेजोडाइलेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, जिसके नतीजे में आर्टीरियल जो फिलिंग है वो कम होती है और इफेक्टिव आर्टीरियल जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम जैसे ही कम होता है तो जो सेंट्रल वॉल्यूम बैरोसेप्टर्स हैं वो अपनी कंपनसेटरी एक्टिविटी के थ्रू वेजो कंस्ट्रिक्टर्स जो हैं सिस्टम्स उनको एक्टिवेट करते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्टर सिस्टम में रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम आता है या आर्जिनिन वेजोप्रेसिन सिस्टम आता है। वो हमारे इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम को दोबारा रिस्टोर कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो कम हो जाता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में सोडियम और वाटर रिटेंशन होती है, जिसके नतीजे में एसाइटिस डेवलप होती है, यानी पेशेंट के एब्डोमेन में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। अब जो सप्लांक्निक सर्कुलेशन होती है ये रेजिस्टेंट होती है वेजोकंस्ट्रिक्टर्स के इफेक्ट से। वेजोकंस्ट्रिक्टर्स के इफेक्ट से ये रेजिस्टेंट होती है। सिरोटिक पेशेंट में हार्ट जो है उसका परिलोड जो है बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्टर्स है ऑन किडनी सर्कुलेशन और जो रिएक्टिव प्रोडक्शन ऑफ इंट्रारीनल वेजोडाइलेटर्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में हिपैटोरीनल सिंड्रोम जो है वो डेवलप होता है। अब हिपैटोरीनल सिंड्रोम की टाइप्स हैं जी, दो टाइप्स हैं इसकी। जो टाइप 1 HRS होता है उसमें GFR का रैपिड डिक्लाइन होता है, उसमें सडनली पेशेंट जो है उसका GFR ड्रॉप होता है। कि उन पेशेंट्स में होता है जिनमें एक्यूट डिकम्पनसेशन हो एडवांस सिरोसिस की, सवेयर एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो, या सब एक्यूट लीवर फेलियर हो।
इसके अलावा इसमें इन एडिशन टू प्रोग्रेसिव AKI एक्यूट किडनी इंजरी के अलावा पेशेंट जो है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन डेवलप करता है। अगर ब्रेन पे डेवलप करे तो हिपैटिक इनकैफ में चला जाएगा पेशेंट। ठीक है, इसके बाद यूरिन पेशेंट में बहुत कम आना शुरू हो जाता है। ओलिगोरिया इसकी यूनिवर्सल फाइंडिंग है। जो सीरम सोडियम होता है वो कम होता है, यानी हाइपोनेट्रीमिया हमेशा प्रेजेंट होगा टाइप 1 HRS। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा। ये प्रेसिपिटेट होता है अगर पेशेंट को सवेयर अपर जी ब्लीड है या अल्ब्यूमिन के बगैर पेशेंट का एसाइटिक टैप किया जा रहा है, और अगर इसको ट्रीट न किया जाए तो पेशेंट की 2 to 3 वीक्स में डेथ हो जाती है। जो टाइप 2 HRS है ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिटोरियोरेशन ऑफ GFR होती है इसमें। दिस इज मोस्ट ऑफन ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट विद सिरोसिस या पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में। अब हम बात करेंगे इसके क्राइटेरिया के बारे में। इंटरनेशनल एसाइटिस क्लब ने 2019 में HRS AKI के नाम से नया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हिपैटोरेनल सिंड्रोम का, जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने पहला क्राइटेरिया ये रखा कि पेशेंट को या तो सिरोसिस हो या एक्यूट लीवर फेलियर हो या एक्यूट और क्रॉनिक लीवर फेलियर हो, और उसका सीरम क्रेटिनिन जो है वो 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज कर जाए विद इन 48 आवर्स, या बेस लाइन से 50% उसका क्रेटिनिन बढ़ जाए, या पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 0.5 ml पर kg पर बॉडी वेट से ड्रॉप कर जाए ग्रेटर देन 6 आवर्स। 6 आवर्स में उसका जो यूरिन आउटपुट है वो 0.5 ml पर kg पर बॉडी वेट जो है इससे ड्रॉप कर जाए, यानी पेशेंट को AKI डेवलप कर जाए। उसके बाद 2 दिन पेशेंट को डाययूरेटिक्स जो हैं वो उनका विड्रॉ करवाना है, कोई डाययूरेटिक यूज नहीं करना, और पेशेंट का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करना है अल्ब्यूमिन के साथ। फिर शॉक, पेशेंट को शॉक ना हो, यानी उसका BP 90/60 से कम ना हो, पेशेंट एनसिड्स पे ना हो, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ना ले रहा हो या अमाइनोग्लाइकोसाइड ले रहा हो। और उसके बाद आपने पेशेंट में पैरेन्काइमल डिजीज जो है वो एब्सेंट हो, उसमें पेशेंट में प्रोटीन यूरिया ना हो, उसका प्रोटीन यूरिया जो है वो लेस देन 500 मिलीग्राम पर डे हो, और उसके यूरिन में जो है हीमाचूरिया जो है वो ना हो, और पेशेंट की जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है वो लेस देन 0.2% हो। अब हम बात करते हैं कि जब भी हमने एक पेशेंट को HRS डायग्नोज कर लेना है या डायग्नोज करना है तो उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने पहले प्री एग्जिस्टिंग लीवर फेलियर को रूल आउट करना है, पोर्टल हाइपरटेंशन को, किडनी फेलियर को, और नेफ्रोटिक एजेंट्स को, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स जो है इनको स्टॉप कर देना है। फिर शॉक जो है वो पेशेंट में नहीं होना चाहिए। अपर GI ब्लीड या फ्लूइड लॉस है उसको तो डॉक्यूमेंट करना है। जो परीरीनल AKI है उसको एक्सक्लूड करना है विद विड्रॉल ऑफ डाययूरेटिक्स, और फ्लूइड चैलेंज देना है पेशेंट को विद अल्ब्यूमिन, और यूरिन कंप्लीट में कोई माइक्रो हीमाचूरिया या प्रोटीन यूरिया नहीं है वो भी कंफर्म करना है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। क्योंकि हम इन पेशेंट्स में डाययूरेटिक्स यूज करते हैं तो AKI का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने सबसे पहले AKI को जो है ना उसको हैंडल करना है। उसको हैंडल करने के लिए आपने पेशेंट को लो सोडियम डाइट में डालना है। पेशेंट का जो सोडियम इंटेक है वो 60 to 90 मिलीमोल पर डे हो, या लेस देन 3.5 to 5 ग्राम साल्ट पर डे ले रहा हो। फिर आपने पेशेंट्स को डाययूरेटिक स्टार्ट करने हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन आप 2 डोज में स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मली 100 mg से स्टार्ट करते हैं, और अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर आप उसकी डोज जो है वो 200 mg कर देते हैं। मैक्सिमम इसकी डोज जो है वो 400 mg पर डे है। और अगर स्पाइरोनोलैक्टोन यानी इस डाययूरेटिक से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर आप पेशेंट को लेसिक्स ऐड करते हैं। ये भी एक डाययूरेटिक है जिसमें फ्लूजामाइड होता है,
ये 40 टू 80 mg, 40 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 दिन के बाद उसको बढ़ा देते हैं 80 mg तक पर डे आप जा सकते हैं। जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है वो 160 mg पर डे है। और अगर पेशेंट जो है वो डाययूरेटिक से रेजिस्टेंट हो रहा है तो उसमें थेराप्यूटिक पैरासिंथेसिस करते हैं विद अल्ब्यूमिन। और अगर पेशेंट को स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल प्रोटीनेट्रस डेवलप हो रहा है तो उसके लिए नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं। अब इसमें जो अल्ब्यूमिन आप देते हैं वो अल्ब्यूमिन 1.5 ग्राम पर केजी देते हैं एट डायग्नोसिस, और 1 ग्राम पर केजी एट डे 3 देते हैं। पेशेंट को HRS डायग्नोज हो गया तो जो फर्स्ट चॉइस होगी वो ऑर्थोटॉपिक लीवर ट्रांसप्लांट होगा, या लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारे पास और ऑप्शन है, जिसमें आपके पास ट्रांसट्यूबुलर इंटरसिस्टेमिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट आते हैं, या हमारे पास जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो आते हैं। अब किस पेशेंट में हमने किडनी ट्रांसप्लांट करना है? वो पेशेंट जिनमें सवेयर यूरेमिया हो या फ्लूइड ओवरलोड हो तो उसमें किडनी ट्रांसप्लांट होगा। फिर कौन से पेशेंट्स में हमने टिप्स करना है? वो पेशेंट जिनका चाइल्ड पी स्कोर लेस देन 12 हो और उनमें ग्रेड 1 हेपेटिक इनकैफ हो। फिर हम बात करते हैं कि अल्ब्यूमिन डायलिसिस हमने किन पेशेंट्स में करने हैं। अल्ब्यूमिन डायलिसिस हमने उन पेशेंट में करने हैं जिनमें चाइल्ड पी स्कोर ग्रेटर देन 12 हो और हेपेटिक इनकैफ जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, यानी ग्रेड 2 में या ग्रेड 2 से ज़्यादा हो हेपेटिक इनकैफ और चाइल्ड पी स्कोर ग्रेटर देन 12 हो, तो उसमें हमने अल्ब्यूमिन डायलिसिस करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी फार्माकोथेरेपी के बारे में। उसमें हम पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर्स यूज करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास टर्लीप्रेसिन विद अल्ब्यूमिन। टर्लीप्रेसिन जो है ये वेजोप्रेसिन एनालॉग है। इसकी डोज 0.5 mg टू 1 mg 6 आवर्ली हम स्टार्ट करते हैं, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं टू 2 mg 4 आवर्ली, या उसकी इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं 2 mg पर 24 आवर टू अ मैक्सिमम डोज ऑफ 12 mg पर 24 आवर्स। इसकी मैक्सिमम ट्रीटमेंट होती है 14 डेज, और साथ इसके अल्ब्यूमिन देते हैं। दूसरा, अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है टर्लीप्रेसिन अल्ब्यूमिन अवेलेबल, तो आप नॉरएपिनेफ्रिन और अल्ब्यूमिन देते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन 0.5 mg पर आवर से स्टार्ट करते हैं, तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं 0.25 टू 0.5 mg पर आवर एवरी 4 आवर्ली, और मैक्सिमम उसकी डोज हम 3 मिलीग्राम पर आवर दे सकते हैं। उसमें हमने मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है पेशेंट का 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा इंक्रीज करना होता है, और ये ट्रीटमेंट भी हम 14 डेज दे सकते हैं। फिर हम आते हैं कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर हम वेजोप्रेसिन यूज कर सकते हैं। वेजोप्रेसिन के साथ आपने अल्ब्यूमिन देना है। इसकी आप इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं एट 0.01 यूनिट पर मिनट से 0.8 यूनिट पर मिनट तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी हमने 11 दिन देने। फिर अगर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर हम माइडोड्रेन, जो कि ओरल वेजोकंस्ट्रिक्टर है और इसके अल्फा एंटीनर्जिक इफेक्ट्स हैं, इसको हम ऑक्टीरियोटाइड के साथ मिला के और अल्ब्यूमिन के साथ मिला के इसको देते हैं। इसकी डोज होती है 2.5 टू 7.5 mg एवरी 8 आवर्ली, और इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं 12.5 mg 8 आवर्ली। और इसके साथ हम ऑक्टीरियोटाइड देते हैं, वो 100 माइक्रोग्राम 8 आवर्ली हम देते हैं, उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं 200 माइक्रोग्राम 8 आवर्ली। और ये टोटल ट्रीटमेंट हमने 11 टू 14 डेज हम यूज कर सकते हैं। ये थी जी सारी इसकी ट्रीटमेंट। बहुत शुक्रिया।